नमस्कार। अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने आए कई वैश्विक नेताओं से की मुलाकात। एआई सहित विभिन्न मुद्दों पर वैश्विक साझेदारी को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनेसियो लूला दा सिल्वा से भारत की राजकीय यात्रा पर। आज से भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने की करेंगे कोशिश। दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक तालमेल, टेक्नोलॉजी सहयोग और ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज के संदर्भ में यात्रा को माना जा रहा है बेहद अहम। विशाखापत्तनम के तट पर आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में जुटी दुनिया की नौसेनाएं। राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने समुद्र में तैनात युद्धपोतों के विशाल बेड़े की ली सलामी। ऐतिहासिक आयोजन में करीब 71 युद्धपोत, पनडुब्बियां और 50 से ज्यादा नौसैनिक विमान ले रहे हैं हिस्सा। 65 से अधिक देशों की नौसेनाएं महासंगम की बन रही हैं गवाह। बच्चों की सुरक्षा और यूजर्स को नुकसान से बचाने के लिए कड़े नियम जरूरी, बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा सभी कंपनियों जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मेटा और एक्स को भारत के कानून और संविधान का करना चाहिए पालन। डीपफेक जैसी बढ़ती समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियमन की आवश्यकता पर दिया जोर। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव का किया ऐलान। 10 राज्यों की इन सीटों पर 16 मार्च को होगा मतदान। चुनाव प्रक्रिया 26 फरवरी से अधिसूचना जारी होने के साथ होगी शुरू। अप्रैल में मौजूद सांसदों का कार्यकाल खत्म होने से पहले नए सदस्यों का चुनाव किया जाना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने आए कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से भी मुलाकात की और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से भी मुलाकात की। दोनों दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। सुंदर पिचाई 20 फरवरी को सम्मेलन में अपना की नोट स्पीच देने वाले हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री एंटी पेटेरी ऑर्पो, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारेस, भूटान के प्रधानमंत्री दाशी शेरिंग तोबगे और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्ज हास बेक्तेनोव से भी प्रधानमंत्री आज मुलाकात करने वाले हैं। ये भी एक वृद्ध कार्यक्रम है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनेसियो लूला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। ये दौरा भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक तालमेल, टेक्नोलॉजी सहयोग और ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज के संदर्भ में ये यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और ब्राजील के बीच मजबूत, विविधतापूर्ण और रणनीतिक संबंधों से जुड़ी एक खास फीचर देखें।
आज समंदर में भारत की ताकत, तकनीक और कूटनीति तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। विशाखापत्तनम के तट पर आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में दुनिया की नौसेनाएं एक साथ जुटी हैं, जहां भारतीय नौसेना अपनी समुद्री शक्ति का भव्य प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू आज समुद्र में तैनात युद्धपोतों के विशाल बेड़े की उन्होंने सलामी ली। इस ऐतिहासिक आयोजन में करीब 71 युद्धपोत, पनडुब्बियां और 50 से ज्यादा नौसैनिक विमान हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 65 से अधिक देशों की नौसेनाएं इस महासंगम की गवाह बन रही हैं। इस फ्लीट रिव्यू का सबसे बड़ा आकर्षण है भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जो आत्मनिर्भर भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सहयोग और समुद्री सुरक्षा के लिए भारत की बढ़ती भूमिका का संदेश भी है। समंदर की लहरों पर आज साफ दिख रहा है, भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में भी तेजी से उभर रहा है। भारत और फ्रांस की दोस्ती आज सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता नहीं रह गई है, बल्कि एक रणनीतिक शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती साझेदारी रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक रणनीति तक फैली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की मजबूत केमिस्ट्री ने इस रिश्ते को नई ऊंचाई दी है। चाहे वो राफेल सौदा हो, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो या फिर आतंकवाद के खिलाफ साझा मोर्चा हो। आज की वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत फ्रांस की ये मजबूत साझेदारी सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था में संतुलन और स्थिरता की बड़ी रणनीति है। और यही है इस साझेदारी की असली ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई के लोक भवन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा हुई। रक्षा, व्यापार, निवेश, नई तकनीक और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों ने साझेदारी को आगे बढ़ाने और मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कर्नाटक के वेमगल में टाटा एयरबस के H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली का वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि फ्रांस भारत का सबसे पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है और उनकी सरकार अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रही है। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। फ्रेंड्स, आज भारत में हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर
भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज नो बाउंड्रीज। इट कैन रीच फ्रॉम डीप ओशंस टू द टॉलेस्ट माउंटेन। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिससे भारत फ्रांस संबंधों को भी नई गति मिलेगी। वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में भी अभूतपूर्व गति लाएगा। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिससे हमारे लोगों और हमारी कंपनीज को डबल टैक्स न देना पड़े। इन सभी पहलों से आपसी ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मोबिलिटी को नई ऊर्जा मिलेगी और यही शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का रोड मैप है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच बायलैटरल रिश्ते सच में बहुत विशेष और अनोखे हैं। इस रिश्ते का आधार भरोसा, खुलापन और एम्बिशन है। हमने आज इस पार्टनरशिप को एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का भी फैसला किया है। इसे एक नया स्टेटस दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमें इस रिश्ते पर पूरा भरोसा है और हम पिछले 8 सालों से लगातार ऐसा कर रहे हैं। हर साल अलग अलग चीज़ों पर काम करके हमने कई नए रास्ते बनाए हैं। भारत और फ्रांस के बीच 1998 से रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देश रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में साथ काम करते हैं। Built on mutual trust, strategic autonomy and shared democratic values, the partnership between India and France stands among the strongest bilateral relationships today. Resilient amid global shifts, it continues to expand across defense, space, civil nuclear energy and advanced technologies, reflecting deep mutual confidence. 6 decades of space collaboration include joint missions, satellite programs and human spaceflight. Across strategic sectors, cooperation emphasizes co-development, co-production, joint design, cutting-edge technological collaboration and resilient supply chains. Startups, researchers and industry leaders are advancing partnerships in emerging technologies, advanced manufacturing, digital innovation, clean energy and deep tech, creating high-value outcomes in investment, industrial growth, skilled employment and frontier research. The India-France Year of Innovation 2026 will further strengthen this strategic alignment and shared prosperity. During the year, events will be held in cities across India and France. These events will be focused on science, technology and innovation and will bring together startups, academia, creators. Guided by the Horizon 2047 roadmap, these will promote industrial collaboration and strengthen people-to-people connect for the two great nations. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैथरीन वॉटरिन के बीच मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग समझौते का नवीनीकरण अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही फ्रांस की अत्याधुनिक हैमर मिसाइल का भारत में निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। बेंगलुरु में आयोजित इस वार्ता को दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
India deeply appreciates France's steadfast commitment to strategic autonomy and a robust European defence posture. The recent India-EU security and defence partnership marks a significant step, deepening our collective engagement. Excellency, we look forward to leverage this framework both bilaterally and in the wider European context to strengthen regional stability, enhance our joint capabilities, and reinforce the enduring Indo-French strategic alignment. Defence has been traditionally an important pillar of our bilateral relationship, and we have developed and strengthened synergies in strategic and security-related matters which are exceptional and futuristic. With global security challenges becoming increasingly complex, I look forward to exchanging perspectives and discussing ways to strengthen our partnership in meaningful and practical ways. Excellency, I am happy to announce that today we are entering into a new endeavor of co-development and production of Hammer missiles by signing a joint venture between BEL and Safran. This Make in India project will further boost our symbiotic relationship. Excellency, today we reiterate our deep friendship and strategic partnership by renewing the agreement on defence cooperation for another 10 years, which is a reflection of our continued engagement in the defence. बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने कल बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने हाल ही में आम चुनाव में भारी जीत हासिल की है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 60 वर्ष के रहमान को बंग भवन के बजाय जातीय संसद के साउथ प्लाजा में पद की शपथ दिलाई, जो लंबे समय से चली आ रही परंपरा से हटकर है। इससे पहले दिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सांसदों ने तारिक रहमान को संसदीय दल का नेता चुना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ कई और विदेशी नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। समारोह से इतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी पत्र सौंपा। इस पत्र में प्रधानमंत्री रहमान को शुभकामनाएं दी गई हैं और उन्हें जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण भी दिया गया। साथ ही दोनों पड़ोसी देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि सरकार उम्र के आधार पर पाबंदी और डीप फेक के मुद्दों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत कर रही है ताकि आगे का रास्ता तय किया जा सके। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समाज को यूजर्स के नुकसान से बचाने के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि कोई भी कंपनी, चाहे वो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मेटा या एक्स हो, भारत के कानूनी ढांचे और संविधान का पालन करना उनके लिए अनिवार्य है। उन्होंने ये भी कहा कि डीप फेक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सबसे सही रास्ता तय करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत जारी है ताकि डीप फेक और उम्र आधारित पाबंदियों से निपटने का स्पष्ट मार्ग निर्धारित किया जा सके। Any company which operates must operate within the constitutional framework of the country in which it is operating. So whether it is Netflix or YouTube or Meta or X, they must all operate within the legal framework and the Constitution of India. That's very clear. It has to be, it's a global norm. All multinationals understand this, and this is also a well-established legal position. Regarding the cultural context, it's very important for the multinationals to understand the cultural context of the country in which they are operating, because
one particular cultural context can make so much difference. Something which is normal in one country can be prohibited in another country. Something which is prohibited in one country can be normal in another country. So it's very important that the multinationals, they operate within the cultural context of the country in which they are operating, and most countries, most companies do strive to do that, and always there is a learning curve in that journey. Regarding deepfakes, I think we need much stronger regulation on deepfakes. I think it's a problem which is growing day by day, and certainly there is a need for protecting our children, protecting our society from these harms. There is definitely we have initiated a dialogue with the industry already on this. What kind of regulation would be needed beyond what we have already, beyond the steps that we have already taken up? Even our IT committee of the Parliament have studied this issue, and they have also made certain recommendations. So certainly I believe that yes, we need much stronger regulation on deepfakes, and we definitely must create that consensus within the Parliament for creating those significantly stronger restrictions on deepfakes so that the society can be protected from these. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील बहुत सोच समझकर फाइनल की गई है। जयपुर राजस्थान में एक विशेष कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी फैसले से किसान समुदाय को कोई नुकसान न पहुंचे। कुछ लोग भ्रम फैलाने की झूठ बोल के कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प है भारत के किसानों का हित सर्वोपरि है, और ये अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो या बाकी हमारे एफटीए समझौते जो हुए, भारत के किसानों को पूरी तरह से हित को ध्यान में रखकर फैसले हुए हैं। देश का हित सर्वोपरि, किसानों का हित सर्वोपरि, पर कोई क्रॉस ध्यान नहीं आ रही है। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ हूं। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कर दी है। 10 राज्यों से खाली होने वाली इन सीटों पर 16 मार्च को मतदान कराया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होगी, जब आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। खास बात यह है कि मतदान और मतगणना दोनों एक ही दिन पूरी कर ली जाएंगी। अप्रैल 2026 में 37 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके चलते ये चुनाव कराया जा रहा है। इन चुनाव के नतीजे संसद के ऊपरी सदन की राजनीतिक तस्वीर और विभिन्न दलों की ताकत के समीकरण को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को घोषणा की कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीते गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इससे जन्म के साथ ही भारत में इन दुर्लभ बड़ी बिल्लियों की संख्या बढ़कर अब 38 हो गई है। गामिनी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था और ये कदम भारत में विलुप्त हो चुके चीतों की आबादी को फिर से बहाल करने के बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा था। ये परियोजना उन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जिन्होंने दशकों पहले समाप्त हो चुकी इस प्रजाति की प्राकृतिक उपस्थिति को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच नीदरलैंड के खिलाफ होगा। मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसका टॉस शाम 6:30 बजे तय है। टीम इंडिया ने पहले ही सुपर 8 स्टेज में एंट्री कर ली है। हालांकि T20 के नंबर 1 बैटर अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में अब तक खाता नहीं खोल सके हैं। वो पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाफ 0 पर आउट हुए। दूसरी ओर नीदरलैंड को अगले राउंड की उम्मीदों के लिए जीत चाहिए। टीम आज हारी तो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाएगी। दोनों ने अब तक एक ही T20 मैच खेला है।
भारत और नीदरलैंड की टीमें T20 इंटरनेशनल में दूसरी बार आमने सामने होने जा रही हैं। इससे पहले वर्ष 2022 के वर्ल्ड कप में दोनों टीमें सिडनी में भिड़ी थीं। तब पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 179 रन बनाए थे। नीदरलैंड 123 रन ही बना पाया था और इस वर्ल्ड कप में भारत ने अमेरिका, नामीबिया और पाकिस्तान को हराया है। टीम 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप स्टेज में टॉप पर है। दूसरी ओर नीदरलैंड को अमेरिका और पाकिस्तान से हार मिली है, लेकिन टीम ने नामीबिया को हरा दिया है। अब आज का मैच जीतकर टीम सुपर 8 की उम्मीदों को कायम रखेगी, लेकिन इसके लिए टीम को पाकिस्तान के हारने की भी दुआ करनी होगी। साथ ही अपना रन रेट अमेरिका से बेहतर रखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने मुंबई में सांस्कृतिक स्मृति समारोह में हिस्सा लिया। चलते चलते आपको दिखाते हैं इस आयोजन की कुछ विशेष झलकियां। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार।